हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज कच्छावा और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम है राजस्थान पटवार का। उसमें आपके जो जनरल साइंस आने वाली है उसका जो आपका नेक्स्ट टॉपिक अगला वीडियो लेकर आया हूं। आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों पादप व जंतु कोशिका के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन देखेंगे पादप व जंतु कोशिका में अंतर, मतलब अंतर के द्वारा अपन पादप व जंतु कोशिका दोनों को अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पादप कोशिका के बारे में देखते हैं। पादप कोशिका झिल्ली के बाहर सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति होती है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ध्यान रखेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे पादप कोशिका में आपके कोशिका भित्ति है, पर किसकी बनी है ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो आपके कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में वो सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से ध्यान रखेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पादप कोशिका में क्या होता है दोस्तों, बड़ी केंद्रीय रिक्तिका पाई जाती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे पादप कोशिका में रिक्तिका जो होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है, वो क्या होती है केंद्र के अंदर बड़ी सारी साइज में बड़ी होती है। और जब अपन जंतु कोशिका की बात करेंगे तो रिक्तिकाएँ क्या होती है, बहुत छोटी छोटी होती है या अनुपस्थित होती है या मतलब नहीं पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों रिक्तिका के बारे में। चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो दोस्तों जो पादप कोशिका होती है वो स्वपोषी होती है। स्वपोषी का मतलब अपना भोजन जो है ये स्वयं बनाती है। जो पादप कोशिका है कैसे बनाती है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप कोशिका जो है अपना भोजन स्वयं बनाती है। ठीक है ना, तो प्रकाश संश्लेषण में एक वर्णक काम में आता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हम अपन हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, वर्णक है क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, जिसके द्वारा क्या करता है पादप कोशिका क्या करती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो अपना भोजन तैयार करती है। इसलिए अपन इसको पादप कोशिका को क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे पादप कोशिकाओं में एक अपवाद भी है जो कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, मतलब वो परपोषी होगा। उसका अपवाद है वो आपके कवक जो होते हैं, आपके अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। बाकी जितनी भी पादप कोशिकाएं होती है वो स्वयं अपना भोजन बनाती है। तो दोस्तों अपवाद ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में आपके अपवाद से ज़्यादा सवाल बनते हैं। ठीक है ना, तो अपन जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों अब, तो ये परपोषी होते हैं। परपोषी का मतलब अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते, दूसरों से प्राप्त करते हैं। जिसे पादप जो आपके जंतु हैं वो पादपों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते जंतु। और आपके जंतुओं में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती है, केवल पादपों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्योंकि पादपों के अंदर क्या है, वर्णक है, कौन सा, हरित लवक। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, जो कि जंतुओं में नहीं है दोस्तों। पर एक अपवाद इसमें भी देखने को मिलता है, जंतु कोशिका है आपकी यूग्लिना। ठीक है, तो पर इसमें क्या होता है, आपके प्रकाश संश्लेषण होता है यूग्लिना, जंतु कोशिका होते हुए भी। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर यूग्लिना के अंदर दोस्तों आपके क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। नॉर्मली जंतु कोशिकाओं में आपके हरित लवक नहीं पाया जाता है, केवल दोस्तों पादप कोशिकाओं में ही हरित लवक पाया जाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो कुछ शैवाल एवं कवकों को छोड़कर अन्य में तारककाय नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तारककाय जो होता है कोशिका के अंदर पाया जाता है, वो आपके नॉर्मली पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। पर इसमें भी कुछ अपवाद हैं, कुछ शैवाल या कुछ कवक हैं जिनमें आपके तारककाय भी पाया जाता है।
पर नॉर्मली अपन देखें सामान्यतः तो अपन ध्यान रखेंगे कि पादप कोशिकाओं में तारकाई नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो जंतु कोशिकाओं में बात करें तो तारकाई जो है वो सामान्यतः 2 तारक केंद्रों वाला होता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तारकाई पहले तो है क्या, तारकाई क्या होता है, 2 तारक केंद्रों से मिलकर बनता है। इसमें अपन कार्य की बात करेंगे, क्या कार्य करता है तारकाई। तो दोस्तों जो अपन की जो कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका में जो विभाजन होता है, मतलब जो कोशिका विभाजन होता है उसमें ये सहायता करता है। इस मतलब तारकाई की वजह से ही कोशिका में विभाजन हो पाता है और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बन पाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे तारकाई के बारे में। इसमें मतलब तारकाई में होता क्या है, आपके सूक्ष्म नलिकाएं होती है, देखने अच्छे से सुन लेना दोस्तों। प्रोटीन से बनी हुई क्या होती है, सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो क्या करती है दोस्तों, आपके तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है, ठीक है ना। अपन तारकाई की बात करें, तारकाई में क्या होते हैं, तारक केंद्र होते हैं। तारक केंद्रों में क्या होता है, प्रोटीन से बनी हुई सूक्ष्म नलिकाएं होती है, जो क्या करती है दोस्तों, तर्कु तंतुओं का निर्माण कर देती है। तो अब तर्कु तंतु क्या करते हैं, तर्कु तंतु क्या करते हैं, आपके जो कोशिका विभाजन है उसमें सहायता करते हैं। कैसे सहायता करते हैं, तो ये तर्कु तंतु क्या करते हैं, जो कोशिका के अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों का ये क्या कर देते हैं, पृथक्करण के या अपन कह सकते हैं विभाजन कर देते हैं। और जब कोशिका विभाजन से आपके जब नई कोशिका बनती है, जैसे अपन पुत्री कोशिका बोलते हैं, उस पुत्री कोशिका में आपके गुणसूत्र आधे आधे गुणसूत्र जाते हैं। भाई एक कोशिका से 2 कोशिका बनी तो एक कोशिका में जितना गुणसूत्र था उनका आधा आधा गुणसूत्र आपके दोनों पुत्री कोशिकाओं में जाता है। तो ये जो गुणसूत्रों का पृथक्करण है या विभाजन जो है वो आपके तारक तंतुओं से या तर्कु तंतुओं से हो रहा है, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ये जो तारकाई है वो आपके कोशिका विभाजन में सहायक होता है। तो ठीक है ना दोस्तों, ध्यान रखेंगे तारकाई के बारे में। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों पादप कोशिका की बात करें अपन, तो इसके जीव द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन से तर्कु तंतु बनते हैं। तो अपन ने पढ़ा है तर्कु तंतु के बारे में, तो बनते कैसे हैं वो तर्कु तंतु, किसकी बात करें अपन, पादप कोशिका में। तो पादप कोशिका का जो जीव द्रव्य होता है दोस्तों, उस जीव द्रव्य से ही आपके प्रोटीन होती है उसमें कुछ जीव द्रव्य में, जो कि आपके किसका निर्माण करती है, तर्कु तंतु का निर्माण करती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में अलग बात होती है, वहाँ पे आपके तर्कु तंतुओं का निर्माण कौन कर रहा है, तारक केंद्र करते हैं। अभी अपने पढ़ाई था 2 तारक केंद्र होते हैं जो कि क्या करते हैं, तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। पादप कोशिकाओं में हमने पढ़ा है नॉर्मली आपके तारकाई होते ही नहीं है, मतलब तारकाई नहीं होंगे तो तारक केंद्र भी नहीं होंगे। तो वहाँ पे विभाजन तो पादप कोशिका में ही होता है, अपने सब जंतु कोशिका में भी होगा, पादप कोशिका में भी विभाजन तो होगा ही, पर उसके लिए तर्कु तंतु का निर्माण चाहिए। पादप कोशिका पास तारकाई तो है नहीं कि वो तर्कु तंतुओं का निर्माण कर ले, तो उनमें कैसे होगा, जो आपके जीव द्रव्य है उसमें प्रोटीन होती है, वो क्या करती है, आपके तर्कु तंतुओं का निर्माण करती है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आपके जीव द्रव्य तंतु, जिसको प्लाज्मोडेस्माटा भी बोलते हैं, पाए जाते हैं किन में, पादप कोशिकाओं में दोस्तों पाए जाते हैं। क्या, जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट बात यहाँ ध्यान में रखेंगे कि प्लाज्मोडेस्माटा है क्या। तो दोस्तों प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, एक प्रकार से सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो कि क्या होते हैं, 2 जो पादप कोशिकाएं होती है उन 2 पादप कोशिकाओं के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो सके, इसलिए 2 पादप कोशिकाओं के बीच में बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। एक तरीके से ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करते हैं, 2 पादप कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन, संचार पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडेस्माटा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो अपन बात कर रहे थे,
वो तो पादप कोशिकाओं में तो पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते दोस्तों, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पादप कोशिकाओं में स्फीरोसोम उपस्थित होते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में स्फीरोसोम अनुपस्थित होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो स्फीरोसोम होता क्या है उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। स्फीरोसोम क्या होता है, ये आपके एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब एकल झिल्ली बोल सकते हैं। एक झिल्ली द्वारा ये आपके चारों तरफ परिबद्ध होता है स्फीरोसोम। और इसके आकार की बात कर बताऊं मैं आपको तो ये छोटे और गोलाकार होते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और स्फीरोसोम के कार्य की बात करें दोस्तों अपन, तो ये वसा का निर्माण करते हैं, या वसा का बोल सकते हैं संश्लेषण करते हैं। ये स्फीरोसोम संश्लेषण करने के साथ साथ में उसको स्टोर भी करते हैं, ठीक है ना। वसा को संग्रहित या स्टोर करने का कार्य भी ये स्फीरोसोम करते हैं। तो आप ये स्फीरोसोम के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। चलते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ। तो पादप कोशिकाओं में अपन संचित भोज्य पदार्थ की बात करें तो ये आपके एग्ज़ाम में विशेष तौर पर पूछा जाता है कि पादप कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ क्या है, या फिर जंतु कोशिकाओं में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लेना, इसमें से आपके सवाल बनता है। तो पादप कोशिकाओं में अपन बात करें संचित भोज्य पदार्थ की, भोजन की, तो स्टार्च होता है दोस्तों, नोट कर लेना। पादप कोशिका में क्या है संचित भोज्य पदार्थ, तो स्टार्च है। जब अपन जंतु कोशिका की बात करेंगे तो आपके संचित भोजन क्या है, ग्लाइकोजन और वसा होता है, तो नोट कर लेना। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है अपना दोस्तों, कोशिका विभाजन के दौरान पुत्री कोशिकाओं के बीच कोशिका पट का निर्माण केंद्र से किनारे की ओर होता है। तो अपन बात कर रहे हैं कोशिका, पादप कोशिका में विभाजन की। तो ध्यान रखना कि पादप कोशिकाओं में विभाजन जो है वो एक पट्टी का निर्माण या कोशिका पट के द्वारा विभाजन होता है। और जो विभाजन की जो शुरुआत है वो अपने को इसमें ध्यान रखनी है कि जो कोशिका पट के द्वारा विभाजन होगा, और वो कोशिका पट जो है उसका निर्माण कहाँ से होगा, तो कोशिका के केंद्र से पट का निर्माण शुरू होगा और किनारे की तरफ बनता बनता पूरा पट का निर्माण होगा, और एक कोशिका से आपके 2 कोशिकाएं बन जाएगी। अपन बात कर रहे हैं पादप कोशिका की। अब इसी तरह अपन जंतु कोशिका के बारे में देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसमें खांच बनती है। जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों, खांच द्वारा जीव द्रव्य जो होता है जंतु कोशिका का, वो 2 भागों में बंटता है। तो ये खांच बनती कैसे है, तो आपकी दिशा का ध्यान रखना है कि खांच किनारे से केंद्र की तरफ बनती है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका पट जो है वो उल्टा था, केंद्र से किनारे की तरफ था, ठीक है ना दोस्तों। पर जो आपके जंतु कोशिका है उसमें ध्यान रखेंगे जो खांच बन रही है वो कहाँ से बन रही है, किनारे से केंद्र की तरफ खांच बनती जाएगी और एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। तो आपके ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्ज़ाम की दृष्टि से नोट कर लेना। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक विशेष सूचना, यदि आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, उसमें आपको यदि रीजनिंग और मैथ्स पढ़ना है तो आप मेरे भाई का चैनल देख सकते हैं, एजुकेशन जंक्शन 112। इस पर आपको रीजनिंग और मैथ्स के आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है, मैंने भी देखा है, आप भी एक बार ज़रूर देखें इसको। और इसका जो मैं लिंक है दोस्तों मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप मेरा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें चेक कर लेना, इसमें आपको लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो यदि आपको मेरे दोस्त का, भाई का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है ना। तो चलते हैं अपन आगे की तरफ। तो अपन बात कर रहे हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पादपों में वृद्धि की अपन बात कर रहे हैं तो
तो अपन देखते हैं आगे, पादपों में जो वृद्धि जो है वो विशेष स्थानों पर विभज्योतक द्वारा होती है तथा जीवन काल तक होती रहती है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पादप कोशिका में जो वृद्धि है वो जीवन भर होती रहती है। और कहाँ से होती है अपन बात करें तो विभज्योतक द्वारा होती है। ध्यान रखेंगे, विभज्योतक में क्या होता है दोस्तों, विभज्योतक के जो उत्तक होते हैं उनमें जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के बीच में कोई स्थान नहीं रहता है, जिसे अपन बोलते हैं अंतराकोशिकीय अवकाश, उसमें नहीं होता है। दो कोशिकाओं के बीच में कोई जगह या स्पेस नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो विभज्योतक के उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, वो विभाजित होकर के किसी विशेष संरचना का निर्माण करते हैं दोस्तों, ये विभज्योतक उत्तक। तो इसमें विशेष संरचना कौन सी हो सकती है, जो फूल और जो आपके पत्तियों की जो कलिकाएं हैं उनका निर्माण ये विभज्योतक उत्तक करते हैं। और जो आपके तने और जो जड़ का जो आखिरी सिरा होता है, जहाँ से आपके पूरे तने और जड़ का निर्माण होना होता है, और वहाँ का जो निर्माण है वो आपके क्या होते हैं, विभज्योतक उत्तक होते हैं, और वहाँ से वो निर्माण करते हैं इनका। तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये आपकी विभज्योतक पादपों में। जंतु कोशिकाओं की बात करें दोस्तों तो इनमें वृद्धि जो है वो सभी स्थानों पर होती है। ऐसा नहीं है कि पादपों की तरह कुछ विशेष स्थानों पर वृद्धि हो रही है। जंतु कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है वो सभी स्थानों पर होती है, और जो वृद्धि है वो मृत्यु से काफ़ी समय पूर्व रुक जाती है। तो अपने को पता है जो जंतु कोशिकाओं में है एक आपके फिक्स एज तक आपके वृद्धि होती है, बाद में रुक जाती है वृद्धि, ठीक है ना, वही बात है यहाँ पे। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, पादप खनिजों को जल में घोल के रूप में अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, पादप जो हैं वो खनिजों को जल में घोल के रूप में अवशोषित करते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, जंतु अपना भोजन जो है वो ठोस रूप में लेते हैं, नहीं कि जल में घोल के रूप में लेते हैं, ठीक है ना, वो पादपों में होता है। देखते हैं अगला पॉइंट। तो पादपों में विशेष उत्सर्जन तंत्र नहीं होता है, मतलब जो आपके अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको बाहर निकालने के लिए पादपों में कोई ऐसा तंत्र नहीं है स्पेशल। ये क्या करते हैं, अपने अपशिष्ट पदार्थों को छाल व पत्तियों के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। जबकि अपन जंतु कोशिका की बात करेंगे तो उनमें विशेष उत्सर्जन तंत्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, वो क्या करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। तो आगे चलते हैं। अभी पौधे जो होते हैं वो जड़ों द्वारा भूमि में स्थिर रहते हैं, परंतु इनके जो कुछ भाग होते हैं जैसे पत्ती हुआ, तना हुआ, वो अपने स्थान पर गति करते हैं या वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। जबकि अपन जंतु की बात करेंगे तो जंतु क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, पेड़ पौधे ऐसे जंतु नहीं कर सकते। तो चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। तो आगे दोस्तों ये आपको डायग्राम दिया गया है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का। तो दोस्तों अपन देख सकते हैं इसके अंदर कौन कौन से कोशिकांग हैं। तो अपन सबसे पहले बात करें कोशिका द्रव्य की, तो दोनों पादप और जंतु दोनों में आपका कोशिका द्रव्य पाया जाता है, ठीक है ना। जबकि अपन बात करें हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की, तो केवल वह आपके पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, आपके जंतु कोशिकाओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है, जो कि क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन निर्माण करता है, किनमें, पादपों में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगली अपन बात करें आपके चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका की, तो आपके चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका दोनों में ही है, पादप और जंतु दोनों में ही है। और चिकनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके जो अंतःप्रदेवी जालिका है उसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते। दोस्तों अंतःप्रदेवी जालिका भी दो तरह की होती है, एक होती है चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका, एक होती है आपकी खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका। तो इसमें खुरदरी में, जैसे ये रहा आपका खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका आपके दोनों में ही है, ठीक है ना। तो खुरदरी अंतःप्रदेवी जालिका पर आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। अब मैं थोड़ा बहुत अंतःप्रदेवी जालिका के बारे में बता दूं आपको। अंतःप्रदेवी जालिकाएं क्या होती है, नलिकाओं का बहुत सारा समूह होता है जो आपके कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करता है, ठीक है ना, कोशिकाओं को एक आकार प्रदान करता है, ठीक है। तो आकार प्रदान कर रहा है कोशिकाओं को, और जो पदार्थों का आदान प्रदान है
आपके ये जो अंतःप्रदेश जालिका है वो पूरी कोशिकाओं में फैली रहती है, सब कोशिकाओं में, मतलब कोशिका के जो हर भाग की बात करें, कोशिका के हर क्षेत्र में ये अंतःप्रदेश जालिका होती है। तो ये पदार्थों के आदान प्रदान में भी अंतःप्रदेश जालिका आपके उपयोगी है। अभी मैं थोड़ा बहुत ये आप मैं बता रहा हूँ इनके बारे में, फिर डिटेल्स में पढ़ेंगे ये अंतःप्रदेश जालिका, लाइसोसोम वगैरह सबके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। अब नॉर्मल आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। चिकनी के अंतःप्रदेश जालिका पर राइबोसोम नहीं है। और अपन अगली बात करें आपके लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम आपके दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो लाइसोसोम क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर मतलब थैलियाँ होती है, लाइसोसोम थैलीनुमा संरचना होती है, उसके अंदर आपके पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो आपकी कोशिका के अंदर जो आपको कोई खाद्य पदार्थ है उसका पाचन करना है, तो ये आपके उसमें लाइसोसोम काम में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम है और वो भोज्य पदार्थ है या कोई भी अपने जीवाणु है उसका भक्षण कर सकती है आपके लाइसोसोम। तो अपन चलते हैं आगे एक बात करें, गोल्जी उपकरण। देखो दोनों के अंदर गोल्जी उपकरण है, ठीक है ना। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है, मान दोनों के अंदर है, ये क्या करता है, आपके पदार्थों की पैकेजिंग करता है, मतलब पैक करता है पदार्थों को, ताकि क्या कर मतलब आसानी से अपन कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक अपन पदार्थों को भेज सकें, ठीक है। पदार्थों को निर्माण कर दिया, पदार्थों को निर्माण करने के बाद में उसको पैक करना ज़रूरी है। पैकेजिंग करके उस पर विशेष प्रकार के टैग्स लगाए जाते हैं, ताकि उसे आपके कोशिका के एक भाग से दूसरे भाग तक आसानी से पहुंचा सके। तो वो काम यहाँ का होता है, गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी में होता है, ठीक है। केंद्रक झिल्ली की बात करें यहाँ पे, तो दोनों के अंदर आपके केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। और प्लाज्मा झिल्ली है जो भी आपके दोनों के अंदर है। और जबकि अपन जो बाह्य कोशिका भित्ति की बात करें केवल, तो कोशिका भित्ति केवल किस में होती है, पादप कोशिका में होती है, तो जंतु कोशिका में नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की अपन बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके दोनों के अंदर ही है, पादप और जंतु कोशिका दोनों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, पावर हाउस होता है कोशिका का, क्योंकि उसके अंदर आपकी ऊर्जा का निर्माण होता है। किस रूप में, एटीपी के निर्माण में, एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे। पावर हाउस बोलते हैं इसको, शक्ति गृह, ठीक है ना। अगली बात करें तो राइबोसोम आपके पादप कोशिका में भी है और आपके ये रहा जंतु कोशिका में भी आपके राइबोसोम होता है। राइबोसोम आपके कहाँ पर पाए जाते हैं, जीव द्रव्य में जो होता है उसमें खुले रूप में भी होते हैं। कुछ राइबोसोम जो है आपके अंतःप्रदेश जालिका पर पाए जाते हैं, जिन्हें अपन खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम के कार्य बता दूं मैं आपको, तो प्रोटीन संश्लेषण करने में कार्य करते हैं आपके राइबोसोम, तो ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होगी दोस्तों। केंद्रक जो है वो आपके दोनों में ही है, ये पादप और जंतु कोशिका में। तारक केंद्र की अपन बात करें तो ये दोस्तों, ये तारक केंद्र जो है वो केवल किस में है, आपके जंतु कोशिका में है, जबकि इसमें नहीं पाया जाता। ये अपने बात कर ली थी पीछे, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो ये आपके थी पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में डिटेल, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे। तो इसमें आपको मैंने पूरा डिटेल में एक बार बता दिया कि डिफरेंस क्या है, और अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे पादप कोशिकाओं या जंतु कोशिकाओं में जो बाकी के जो कोशिकांग बोलते हैं इनको, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।